क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर में हर दिन मरीज बढ़ रहे हैं। अभी बिना लक्षण ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें। इसके अलावा क्या कुछ ऐसा करें कोरोना आप तक ना पहुंच सके, या फिर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगापुर से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंद्र सिंह शेखावत। डॉक्टर रविंद्र, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर रविंद्र, सबसे अहम सवाल यही कि देखिए, पिछले साल 2020 में भी पूरी दुनिया ने देखा और 2021 में भारत में जो कुछ हो रहा है और लगातार पिछले 15-20 दिनों से आंकड़े जिस कदर बढ़ रहे हैं, क्या अहम वजह आपको नजर आती है इन संख्या के बढ़ने की? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ना तो सिम्टम्स नजर आते हैं और जब तक पता चलता है तब तक पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुका होता है। जी बिल्कुल, आई थिंक इसके लिए सबसे पहले हमको दूसरों की गलतियों से जो सीखना होता है उससे हमें सीखना चाहिए। जैसे कि अमेरिका में जो हालात हुए वो हम सबके साथ सामने थे। जब इंडिया में जब रोकथाम और लॉकडाउन हुआ और जब केसेस नंबर नीचे जाने लगे, तब अमेरिका जो है बेसिकली वो एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। वहाँ केसेस के नंबर भी बढ़ रहे थे और मोर्टेलिटी भी बढ़ रही थी। और वहाँ कहीं ना कहीं जो रीजन था, जो कॉज देखा गया, वो था कि लोगों का इस पर विश्वास करना कि ये एक वाकई में पेंडेमिक है, वो वहाँ पर कम देखा गया। और उसके कारण जो वहाँ पे वायरस फैला, उसके कारण मोर्टेलिटी भी बढ़ी, यानी मौतें भी हुई और डिजीज का लोड भी बहुत ज्यादा हुआ। आई थिंक इंडिया में चूंकि जो फर्स्ट वेव बहुत आज से कम डैमेज करके गई, करा तो फिर भी था, लेकिन जो कम डैमेज करके गई, उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों में ये हुआ कि ये इंडिया के अंदर जो है इतना प्रेवलेंट नहीं है, और या फिर ये जा चुका है, अब नहीं आएगा। तो जब वो आने लगा, जब वो शुरुआती दौर जिसकी कि आई थिंक काफी चेतावनियां भी दी गई थी कि कई स्टेट में आ सकता है, और तब एक टाइम था जब शुरुआत में महाराष्ट्र और केरला के अंदर काफी सारे केसेस देखे जा रहे थे। उस वक्त आई थिंक कहीं ना कहीं बाकी स्टेट्स में बजाय इसके कि सतर्कता बरती जाए या बजाय इसके कि और ध्यान रखा जाए, कहीं ना कहीं और ढिलाई दी गई। लोगों ने जो शादियों में जाना शुरू किया, कुंभ स्नान वगैरह हुए, कई और तरह की जो है एक्टिविटीज चालू हुई, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जाने लगे, और कोविड का जो डर था वो कम होने लगा। और इसी के कारण आई थिंक यहीं पे जो सबसे बड़ी चूक हुई कि जब हमें लगने लग गया था कि एक दो स्टेट्स के अंदर केसेस आ रहे हैं, तब उस वक्त जो है अगर सही तरह से रोकथाम की जाती या मेरे ख्याल से अगर सचेत रहा जाता, तो इतना डैमेज नहीं होता जितना कि हो रहा है। डॉक्टर रविंद्र, एक अहम समस्या जो सामने आ रही है भारत में वो है ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। अब कहा भी ये जाता है कि शुरुआती 6 से 7 दिनों में ही इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद उतना यूजफुल नहीं है। क्या वजह आप मानते हैं कि इतनी ज्यादा कमी यहाँ पर हो रही है, या आपको लगता है कि हर पेशेंट को इसकी नीड नहीं है? फिर ऐसी समस्या भारत में क्यों? देखिए, इसको लेके मेरे को लगता है कि मेडिकल जो साइड की जो नॉलेज है और जो बाकी जनता के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है, उसमें बहुत बड़ा गैप है इंडिया में कहीं ना कहीं। क्योंकि हमें जो ये बहुत पहले ही पता चल चुका था कि रेमडेसिविर का जो उपयोगिता है, जो शुरुआत में जो रिजल्ट्स आए थे, जो कि बहुत कम पेशेंट लोड का था, वो ये था कि क्रिटिकल केसेस के अंदर मोर्टेलिटी को कम करने में रेमडेसिविर का हाथ होता है। लेकिन अगर अभी जो कि 1 साल के बाद में इतना डेटा आ चुका है कि अगर अभी जो लेटेस्ट जो न्यू इंग्लैंड जर्नल में जो स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें साफ कहा गया है कि रेमडेसिविर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में डेफिनेटली ज्यादा सहायक है, कि वही 15 की जगह 10 दिन इस तरह से। लेकिन मोर्टेलिटी के अंदर, ओवरऑल मोर्टेलिटी जो है, उसमें रेमडेसिविर का जो उपयोगिता है वो कहीं भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं दिखाई दी, जो कि अगर जो चारों ओर का जो डेटा मिला उसमें अभी। तो ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स के पास तो है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं शायद जनता के पास में इतनी क्लियरली नहीं पहुंच पाई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए बड़े कदम उठाने चाहिए कि बताया जाए कि रेमडेसिविर का मतलब ये नहीं कि ये कोविड के लिए एकमात्र रामबाण इलाज है कि दिया और लोग ठीक हो गए। तो ये इंफॉर्मेशन फैलाना बहुत जरूरी है। और दूसरी, रेमडेसिविर की कमी इसलिए नहीं हुई है कि इंडिया के पास शॉर्टेज है। हमने रेमडेसिविर को कभी भी इतना कहते हैं जैसे एडवर्टाइज किया ही नहीं था पहले, और अगर जैसे जरूरत पड़ी ही नहीं थी कभी इतनी, बिकॉज इट्स जस्ट एंटीवायरल ड्रग। लेकिन अब जब हमें पता है कि लोग इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो आई एम श्योर कि अभी कुछ दिनों में और हफ्तों में, बिकॉज इंडिया का फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतना ज्यादा आगे, सबसे दुनिया में सबसे आगे है, कि थोड़े दिनों में इसकी शॉर्टेज की भी जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और यही ऑक्सीजन के साथ भी है कि इतने सालों तक आप इतने हॉस्पिटल्स हैं, आई एम श्योर कि हम सबने देखा होगा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मामूली तौर पर नहीं पड़ती है, तो इसलिए जो उसका प्रोडक्शन था वो लिमिटेड था। लेकिन अचानक से अगर आप 10 दिन के अंदर ये कहेंगे कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो 200 गुना ज्यादा हो गई,
तो उसके लिए प्रोडक्शन इतना जल्दी तैयार नहीं हो सकते हैं, तो उनको भी टाइम चाहिए। तो आई थिंक ये अभी आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले कुछ समय में वो जितने भी प्लांट्स जो कि शायद हाइपो फंक्शनिंग थे, कम फंक्शन, तो अब वो इम्प्रूव होंगे और वो भी आपूर्ति हो जाएगी। पर ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ है कहाँ नहीं है, वो भी अगर फिजिशियन डिसाइड करें तो वो बेटर होगा। बिल्कुल, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट हो चुका है कि अगर हमें कुछ दिक्कत हो रही है, पॉजिटिव हुआ है, तो हमें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए कहीं ना कहीं लोग स्टोर कर कर रख रहे हैं और दूसरों जिसको जरूरत है उस तक ये चीजें पहुंच नहीं पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इंफॉर्मेशन जो है वहां के लोकल लीडर्स को ही भेजनी पड़ेगी, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरूर करें या कैसे भी करें, पर लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन जानी जरूरी है कि रेमडेसिविर जो है कोविड की स्पेशल दवाई नहीं है कि इसको लेते ही सब ठीक हो जाएंगे। पहली चीज तो इसका उपयोगिता डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कब यूज करनी है कब नहीं, क्योंकि इसके लेने के बावजूद भी हमने देखा है मोर्टेलिटीज हो रही हैं, और इसका यूज कहाँ है कहाँ नहीं वो डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए। ये नहीं है कि आप अगर 10 जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो ले लेंगे, तो जिस एक को अगर थोड़ी बहुत जरूरत भी है तो वो बिल्कुल उसको उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगी। और ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा ही है कि अननेसेसरी ऑक्सीजनेशन के लिए नहीं भागना चाहिए लोगों को। डॉक्टर रविंद्र, अगर 2020 की बात करें, जब ये महामारी आई थी, उस वक्त कहा गया था कि बुजुर्गों को खास अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि वो ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मौतों का आंकड़े में भी बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन 2021 में देखें, आंकड़े तो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी चपेट में युवा आ रहे हैं। क्या यही वजह है कि युवा भी लापरवाह कहीं ना कहीं है और वैक्सीन नहीं लगी है, और आंकड़ा लाखों को भी पार कर चुका है? देखिए, ये हमें पता है कि बुजुर्गों को जो है वैक्सीनेशन का एक डोज तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा आई थिंक बहुत अधिकांश लोगों को लग चुका था, और उसके कारण कहीं ना कहीं उनके अंदर ये इम्यूनिटी भी जो है डेवलप होना शुरू हुई है। उसके कारण अगर कोई इन्फेक्ट भी हुए हैं तो भी मोर्टेलिटी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली, और बजाय इसके कि हमें जवान जो है 30 से जो 40 साल के या 39 साल के लोग, उनके अंदर हमें ज्यादा ये देखने को मिला। इसके कारण कई हो सकते हैं, कुछ है अनडायग्नोज उनकी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि ये जो है वो वायरस को नहीं झेल पाए। दूसरा, हम जानते हैं कि अभी जिस तरह की जो माहौल था और इंडिया में जैसे होली का भी आना, होली भी त्योहार आके गया, और कई तरह के और रिलीजियस रीजन जो कि होते हैं जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, वो सब चीजें, शादियां हैं, तो जवान लोगों का बाहर जाना ज्यादा होता है। शुरुआत में उनको सिम्टम दिखते नहीं है, और वो थोड़ी सी अगर जो लापरवाही वहां बरतते हैं उसके बाद में वो उसका जो है करेक्ट सही समय पर इलाज ना होके, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनका एक वो जो है इन्फ्लेमेटरी फेज आता है जिसमें कि ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और तब उस जाके वो पैनिक सिचुएशन आती है, और तब वहां जाके जाता है तक लंग में काफी डैमेज हो चुका होता है। तो अगर टाइम से अगर वो अपना जो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं उसका ध्यान रखें, तो आई थिंक ये इतना फैलेगा नहीं, क्योंकि युवाओं का होता है कि एक ने 2 से मिले, 200 से मिले, और 200 जो है 2000 से मिले, तो वो धीरे धीरे करके सब तरफ वो है फैल चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए बेस्ट यही है कि अगर कोई किसी को कोई जरूरी काम नहीं है तो वो कृपया करके घर में ही बैठा रहे, और इस वायरस की जो चेन को है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ये जो चेन बढ़े जा रही है आगे से आगे, और चेन माइल्ड वायरस की नहीं, मैं वो कह रहा हूँ म्यूटेशंस जो हो रहे हैं जो कि एक होस्ट के अंदर है, अगर वो वहीं रह जाए तो भी कोई डर की बात नहीं, लेकिन वो भी आगे से आगे जो है 10 से 20 और 100 से 200 और 200 से 200,000 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो वो यहाँ पे चिंता की बात है। मुझे लगता है कि अगर हम अभी निकलना बंद करें, घर में रहें और बाहर निकलना बंद करें, और अगर स्प्रेड कम से कम हो, तो कब कहीं जाके 4 से 6 हफ्तों के बाद में कहीं जो है रुझान नीचे आना शुरू होंगे कि हाँ अब जाके जो है वायरस का कंट्रोल आना शुरू। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये, क्योंकि अभी तक ये स्टडी चल रही है कि क्या ये एयरबॉर्न है, क्या ये टच से फैलता है, तो अभी तक तो लेंसेट ने जो है 1-2 पेपर निकला उसमें ये भी कहा गया कि ये एयरबॉर्न है। अगर है तो आप लोग घर में रहें, आप अपना जो ट्रिपल लेयर मास्क है वो यूज करें, और अगर कोई जरूरत है तो घर का कोई एक आदमी जाए, वापस आके वो अपने हाथ वाथ धो के और फिर उसके बाद में बाकी लोगों से मिले। वेट करना है सिर्फ कुछ दिनों का, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेप है इंडिया के लिए कि इसकी रोकथाम की जाए। डॉक्टर रविंद्र, क्योंकि आप सिंगापुर में हैं और ये जो महामारी वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आई थी, हर कंट्री अपने हिसाब से यहाँ पर इंतजाम कर रही थी, कईयों ने जीत भी दर्ज की है, बहुत कम आंकड़े आ गए। क्या अंतर आप पाते हैं सिंगापुर में जो इंतजाम किए गए थे, जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन रहे, और जो भारत में किया गया? जी, सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है, आइलैंड है बेसिकली, और यहाँ पर जो है नियमों का पालन बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है। यहाँ पर जो रूल्स हैं वो बहुत कड़े हैं कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन भी आप व्हाट्सएप के जरिए किसी दूसरे को नहीं दे सकते। अगर कोई कंप्लेन कर दे तो उसके भी पेनल्टीज होती हैं। तो एक यहाँ पर गवर्नमेंट का चैनल है जिसके थ्रू करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर बाहर से आने वाले जो कि बाहर की फ्लाइट्स हैं, वो जो थोड़ी बहुत जो भी आ रही थी, उनके लिए स्पेशल क्वारंटीन किया जाता है कि भाई 14 दिनों तक
एक आने पर और एक 14 दिन के से पहले उनका एक टेस्ट होता है। अगर वो पॉजिटिव अगर आता है तो वहां से फैसिलिटी जाता है। यानी ये वहां की सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ताकि बाहर का ब्रिटेन का जो उस वक्त चल रहा था, कोई भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वहां से आए थे जो पॉजिटिव थे, पर उन सबको क्वारंटीन करके उनको हॉस्पिटल ट्रीट करके उनको कम्युनिटी में आने से रोका गया। और फिर यहाँ पर टाइम टू टाइम जो कि जो क्लस्टर्स हैं, जैसे देखे जाते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर देखा जाता है, वहाँ टाइम टू टाइम यहाँ पर जो है स्वैब्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, ताकि देखा जाए कि अगर किसी के अंदर भी छोटा मोटा लक्षण है कम्युनिटी के अंदर, तो उसको तुरंत उससे अलग करके और हटाया जाए। और मेरे ख्याल से यहाँ जनता का बहुत बड़ा वो सपोर्ट है कि जब गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि 5 आदमियों से ज्यादा किसी भी जगह कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जनता ने, जो पब्लिक है, उन्होंने इसको बहुत ही स्ट्रांगली इसको फॉलो किया। और वही कारण है कि आज सिंगापुर के अंदर जो नाम मात्र 100 से 200 केसेस ही रह गए हैं, और उसमें कोई भी अभी क्रिटिकली इल नहीं है, कोई भी आईसीयू में एडमिट नहीं है। और यहाँ पर रेमडेसिविर की कोई बात नहीं करता, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कोई नहीं भागता। इनको पता है कि यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, वो ज्यादा ट्रेंड हैं इन सिचुएशन को संभालने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन की जाती है, जो यहाँ के सिचुएशन है, वो इस तरह से हैंडल की गई। क्योंकि एक बार यहाँ भी बहुत ज्यादा केस आए थे शुरुआत में, जब जो क्लस्टर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर की डॉर्मेटरीज में पाए गए थे, तो वो उनको रोकने के लिए एक ही तरीका था कि उन सबको अलग करके अलग अलग फैसिलिटी में रखा जाए, और जो पॉजिटिव आ रहा है उसको अलग से हॉस्पिटल भेजा जाए, जो नहीं है उनको सिर्फ अलग फैसिलिटीज में रखा गया। और आप विश्वास नहीं करेंगी कि रेमडेसिविर का यूज तो आई थिंक 1% जो इनके इन्फेक्टेड है उसमें भी नहीं हुआ था। और ज्यादातर का जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था, यानी सिर्फ पैरासिटामोल जैसी मेडिकेशन से ट्रीटमेंट हुआ है। टोक्लिजुमैब और इन सब मेडिसिन का यूज भी नहीं किया गया था यहाँ पे। तो ये एक माइंडसेट है जो आई थिंक इंडिया में चेंज होना बहुत जरूरी है, कि एक ने कुछ कह दिया तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचा दी। भाई एक पेशेंट को जरूरत पड़ी, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी 50 पेशेंट को भी उस दवाई की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर रविंद्र, एक आखिरी सवाल, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इंडियंस को? क्यों वो पैनिक ना हो, किस तरह से शांत दिमाग को रखें और इस जंग को जीतने की कोशिश करें? बिल्कुल, मेरे परिवार वाले भी वहां हैं, और मैं सबके ये कहता हूँ कि पैनिक जो है वो सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा कारण है इंडिया में इस वक्त। जो है ये जो हालात बद से बदतर हुए हैं, वो इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों को पता नहीं क्या सही क्या गलत। लोगों को अचानक से अपने जो है, पहले तो उन्होंने लापरवाही बरती, फिर अचानक जब सिम्टम आए तो उनको जान पे बन पड़ी, तो उनको लगता है कि अब दुनिया की हर चीज मुझे मिल जाए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, कुछ भी करके। माना कुछ सिम्टम होते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हर सिम्टोमेटिक पेशेंट को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज डॉक्टर्स की एडवाइस माने। अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो आप अपने घर के अंदर बंद रहें और अपना क्वारंटीन पूरा करें। जो भी सिम्टोमेटिक दवाइयां डॉक्टर्स दे रहे हैं उनको लें, बजाय इसके कि आप बिना मतलब की जो एक्सपेंसिव दवाइयां उनके पीछे भागो और पैनिक करें अगर नहीं मिलता तो कि अब मैं तो गया, कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक इन सब चीजों के लिए जो है आई थिंक इंडियन मेंटेलिटी को सुधार करना पड़ेगा। और मेरा एक ही निवेदन है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और बाकी दवाइयों का जरूरत तभी होगा जब डॉक्टर्स बोलेंगे। तो प्लीज अपने घर में रहें, सिम्टम्स हैं तो अपने घर वालों से भी दूरी रखें, लेकिन पैनिक ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि भारत सरकार आई एम श्योर की कठोर कदम उठा रही है और जल्दी हम इस पे काबू पा लेंगे। डॉक्टर रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो सिंगापुर से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना यही है कि डॉक्टर को उनका काम करने दें और आप शांत रहें, अलर्ट रहें। अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो जो छोटी चीजें कही गई है, थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, उसकी पालना करें, ना कि इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लेवल तक आप सोचें। डॉक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं उन पर भरोसा रखें।